एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को आप एक तरह से इसको गाइडलाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन आप लोग बोल सकते हैं। ये गाइडलाइन या ये डायरेक्शन किसको दी जा रही है? स्टेट को दी जा रही है। ओके, सो देखिए, अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। और इसके अंडर अगर हम देखें तो आर्टिकल 36 टू 51 इसमें इंक्लूडेड है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में एनश्राइंड है, तो ये पार्ट 4 में एनश्राइंड है। और आर्टिकल 36 टू 51 इसमें इंक्लूडेड है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा था। और वो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पार्ट 4A में जो है इंक्लूडेड है। और इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51A। ओके, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड दिस आइडिया। अब देखिए, ये जो है आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है, इसको कहाँ से बोरोड किया गया है? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 का जो आयरिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को लिया गया है, ठीक है। और हाँ, इंडिया ने तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया है, बट आयरिश कंट्री ने जो है इसको कहाँ से लिया? आयरलैंड जो कंट्री है, उन्होंने इसको कहाँ से कॉपी किया है? तो वो है स्पेनिश के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको उन्होंने कॉपी किया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इंडिया ने कहाँ से बोरोड किया, तो आपका आंसर जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ना कि स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि स्पेनिश से आयरिश वालों ने इसको, आयरलैंड वालों ने इसको कॉपी किया था, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन भी थे, उन्होंने क्या बोला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में? उन्होंने बोला है कि ये क्या है? एक नोबल फीचर है, नोबल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नोबल फीचर क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि ये हमारे फ्यूचर में जो है एक वेलफेयर स्टेट बनाने में ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हेल्प करते हैं। क्योंकि यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट को क्या करते हैं, कुछ डायरेक्शन, कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं कि जब भी वो लॉ बनाएं लोगों के लिए, ठीक है, पीपल्स के लिए कोई लॉ बनाएं, जो पॉलिसीज़ लाएं, तो वो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो डायरेक्शन है, इसको अपने माइंड में रखें और इसके तहत ही क्या करें, पॉलिसीज़ को बनाएं, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, एक नोबल फीचर है जो हमारे अच्छे फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर को, एक वेलफेयर स्टेट बनने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, अगर हम बात करें, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट कंटेन द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसने क्या बोला कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और हमारे फंडामेंटल राइट है, ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, ये एक फिलोसफी है और ये एक सोल है। ओके, ठीक है। सो देखिए, आगे एक आपके फिलोसफर हैं जिनका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। इन्होंने क्या बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में? इन्होंने बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं आपके, ये हैं आपके कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है नोबल फीचर किसने कहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, तो वो है आपके भीमराव अंबेडकर, ठीक है, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और अगर पूछा जाए कि कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स को, तो वो आपके कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ओके, एग्जाम में जो पूछा जा सकता है उसको मैं हाईलाइट करती हूँ, आप लोग उसको स्टार मार्क कर लें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, तो फीचर के लिए मैंने टेक्स्ट इंक्लूड नहीं किया है, मैं इसको ऐसे ही आपको वर्बली जो है इसके फीचर समझाऊंगी। फर्स्ट इसका फीचर यही आता है कि ये जो है एक गाइडलाइन है, ठीक है। ये जो फ्रेज है आपका DPSP का फ्रेज जो है, ये एक तरह से क्या डिनोट करता है, एक आइडियल्स, ठीक है, एक ऐसे सिद्धांत, ठीक है, जो क्या किसको ये डायरेक्शन जो है किसको प्रोवाइड करवाई जाती है, स्टेट को। स्टेट में बहुत सारी आपकी आ जाएंगी, जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको आर्टिकल 13 पढ़ाया था, उसमें स्टेट में जो जो चीज़ें इंक्लूडेड थी, इसमें भी वही बात है, स्टेट के अंदर वही आ जाएगा। तो स्टेट की अगर मैं बात करूँ, जब भी स्टेट जो है कोई लॉ बनाएगी, कोई पॉलिसी बनाएगी, तो क्या करेगी, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसको अपने माइंड में रखेगी, इसके तहत क्या करेगी, अपने लॉज और पॉलिसी को कंट्री में इम्प्लीमेंट करेगी। फर्स्ट फीचर तो इसका यही है, ठीक है। और अगर हम बात करें, अब देखिए, अगर मैं बात करूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में, तो अगर इसकी क्लासिफिकेशन में देखूंगी ना, तो क्लासिफिकेशन में सही से जो आर्टिकल है जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल 38 से लेके 51 तक है,
इसके अंडर आर्टिकल आते हैं। लेकिन अब आर्टिकल 36 और 37 क्या बोलता है ये हम लोग देखेंगे। तो आपने जो आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट में जो आपने आर्टिकल 13 में पढ़ा था ना स्टेट के बारे में, तो आर्टिकल 36 जो है ना, आर्टिकल 36 जो है डीपीएसपी का, ठीक है, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 36 है ये भी वही स्टेटमेंट जो है प्रोवाइड करवाता है। ये भी किसकी डेफिनेशन के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में बताता है कि स्टेट के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। जैसे आपके लेजिस्लेटिव हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, लोकल अथॉरिटी होगी, जो कोई पब्लिक अथॉरिटी होगी, ये सब किसके अंडर आएंगे, स्टेट के अंडर आएंगे। और ये आर्टिकल 36 जो है डीपीएसपी का बोलता है, और आर्टिकल 13 जो है फंडामेंटल राइट में बोलता है। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? ओके। अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपकी किसकी तरह रिसेंबल करते हैं, एक सेकेंड मुझे राइट कर लेने दीजिए। ये रिसेंबल करते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये कहाँ पे थे, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक डॉक्यूमेंट था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये जब गवर्नर जनरल जहाँ पे जो है बैठे होते थे, ठीक है, जिस स्टेट में जिस रीजन में जो है गवर्नर जनरल होते थे, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये गवर्नर जनरल को क्या करता था, गाइडलाइन जो है एक डायरेक्शन देता था कि उनको जो है कैसे जो है अपनी स्टेट को जो है कैसे गवर्न करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये बताता था उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। और कहा जाता है कि ये जो आपके डीपीएसपी हैं, ये बिल्कुल किसकी तरह है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह है, जो कि कहाँ से थे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था उसकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसकी तरह जो है ये रिसेंबल करते हैं, ठीक है। बट इसको बाद में जो है द वर्ड भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको क्या नाम दे दिया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है इसको नाम दिया गया, ठीक है। ओके, समझ आया आप लोगों को? उस टाइम पे जो है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था ये किसको डायरेक्शन देता था, गवर्नर जनरल को देता था, है ना। तो लेकिन अभी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये किसको एक तरह से डायरेक्शन देता है, तो ये जो है स्टेट को जो है डायरेक्शन देता है कि जब भी आप लोग जो है कोई लॉ बनाए, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करें, तो इन डायरेक्शन को जो है आप लोग ध्यान में रखें और इसके तहत जो है पॉलिसीज़ लाएँ ताकि एक वेलफेयर स्टेट बन सके, ठीक है। ओके, समझ आया। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो दूसरा इसका फीचर क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये कॉम्प्रिहेंसिवली इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स जो है एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री में लाने की बात करता है, जिसका एम है कि लोगों को जो है जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाए, लोगों को इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। जस्टिस प्रोवाइड किया है, इक्वालिटी प्रोवाइड करवाई जाए, फर्टर्निटी जो है इनको प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, ताकि हमारी कंट्री जो है वो क्या बन सके, एक जो है वेलफेयर स्टेट बन सके, एक अच्छी स्टेट जो है बन सके, ठीक है। ओके, ये था इसका थर्ड फीचर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं फोर्थ फीचर की बात करूँ तो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना डीपीएसपी, तो ये आपकी जैसे आपकी फंडामेंटल ड्यूटी हमने पढ़ी थी कि ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, उसी तरह से आपकी डीपीएसपी भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। अगर कोई लॉ कानून पॉलिसीज़ ऐसी लाई जा रही हैं जो क्या करती हैं, जो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वायलेट करती हैं, जो फॉलो नहीं करती हैं, तो इसके लिए जो है किसी भी तरह से जो है कोई जो है कोर्ट नहीं जा सकता है इनको इन्फोर्स करवाने के लिए, ठीक है, इसलिए ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। ओके, समझ आया, ठीक है। तो इनको जो है लीगल तरह से जो है इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। एक सेकेंड,
इनको लीगली जो है इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता अगर ये वायलेट होती हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर वायलेट होती हैं तो इसको लीगली जो है इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो लोकल गवर्नमेंट होगी, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता इन आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ये बोलते हैं। और इसी अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 37, तो 37 भी यही बात करता है। 36 में हमने क्या देखा कि स्टेट के बारे में ही बताता है कि स्टेट के अंदर क्या क्या होंगे। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में हम आर्टिकल 37 की बात करें तो स्टेट वो भी ये कहता है कि ये जो है नॉन जस्टिसेबल है, इसको जो है लीगली इन्फोर्स नहीं करवा सकता कोर्ट अगर इनका वायलेशन होता है। तो ना ही हम गवर्नमेंट को जो है कंपेल कर सकते हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये कौन कहता है? आर्टिकल 37 कहता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आई होगी। बट आर्टिकल 37 ये तो कहता है, लेकिन उसके साथ ये भी कहता है बट ये एक तरह की जो है एक स्टेट की ड्यूटी है कि इन प्रिंसिपल को क्या करे, वो लॉ बनाते समय जो है कोशिश करे कि इनको जो है इम्प्लीमेंट करे, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे, इनको ध्यान में रखते हुए जो है लॉ बनाए। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? अब इसका एक फीचर हो रहा है, एक सेकेंड, इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका एक फीचर हो रहा है, ये जो है ना नॉन जस्टिसेबल तो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसके साथ साथ जो है ये हेल्प करती है कोर्ट की क्या हेल्प करती हैं कि ये एग्ज़ामिन करें, डिटरमाइन करें। ठीक है, एग्ज़ामिन करें और डिटरमाइन करें क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये कोर्ट की हेल्प करता है कि वो देखे कि जो लॉ और कानून बनाए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जहाँ जो अदर कस्टम जो लॉ बनाए जा रहे हैं उनको देखे, उनकी वैलिडिटी को जो है एनालाइज करे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है एनालाइज करे, क्या इन डायरेक्शन के तहत जो है वो लॉ, कानून, जो पॉलिसीज़ जो है जो बनाई जा रही हैं इन लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जा रही हैं या फिर नहीं बनाई जा रही है। ठीक है, ये भी इसका क्या है? एक फीचर है। ठीक है, ओके, समझ आया आप लोगों को? सो ये थे आज के इसके फ़ीचर और कुछ ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन। आई होप आप सबको आज का ये छोटा सा जो मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको क्लास का, कल से हम लोग जो है इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन में आप लोग देखेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेंगे, गांधीयन जो है कुछ प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे, और कुछ जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल जो है आपको इसमें फ़ीचर्स जो हैं देखने को आई थिंक दैट मीन्स कि इसमें आपको क्लासिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो मिलते हैं कल के सेशन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई अपने कमेंट में जो है मुझे अपने व्यूज़ जो है अपने शेयर कर सकता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे।